नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तीनों सीटों पर हार रही है भाजपा। हिमाचल प्रदेश बाई इलेक्शन से बड़ी खबर और प्रतिभा सिंह ने कर दिया बड़ा दावा, बोली जनता ने नकार दिया है बीजेपी का षड्यंत्र। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा में फिर सुनाई देगी अन्नदाताओं की हुकार, जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा किसान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अयोध्या धर्मचारियों की बात नहीं मानने का परिणाम, चुनावी लाभ के लिए अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया और गर्भगृह में पानी टपकने पर लालू यादव ने साधा निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि सभापति ने विपक्ष के साथ किया सौतेला व्यवहार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मुझे नजरअंदाज कर दिया। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि अब क्या सबूत चाहिए, तुरंत गिरफ्तार हो। राजभर के विधायक बेदीराम पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष हो चुका है पूरी तरीके से मजबूत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर प्रतिभा सिंह ने कर दिया है बड़ा दावा। तीनों सीटों पर हार रही है भाजपा और कहा कि जनता ने नकार दिया है बीजेपी का षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा तीनों उपचुनाव हार रही है और लोगों ने भाजपा के सरकार गिराने के षड्यंत्र को पूरी तरह से नकार दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का हरदीप बाबा पर बहुत विश्वास था। बाबा यहां के विधायक नहीं थे, पर विधायक से ज्यादा यहां के विकास करवाए। उन्होंने बाबा की कोई भी मांग अनदेखी नहीं की थी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निर्दलीय विधायकों से जनता पूछ रही है कि ऐसी कौन सी मजबूरी में आपने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि केएल ठाकुर को जब पूर्व मुख्यमंत्री स्टेज पर सबके सामने धक्का दिया तो वो गांव-गांव जाकर लोगों के आगे रोया कि मेरा क्या कसूर था, लेकिन अब वो केएल ठाकुर से पूछना चाहते हैं कि 15 महीने के बाद उसने त्यागपत्र दिया है, इसमें जनता का क्या कसूर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कस ली है कमर और सीधा भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि तीनों की तीनों सीटें हार रही है भारतीय जनता पार्टी और जनता ने बीजेपी के षड्यंत्र को नकार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में फिर सुनाई देगी अन्नदाताओं की हुकार, जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को दावा किया कि अगर भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सितंबर में हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की किसान रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक राज्यों के 1 लाख से अधिक किसान भाग लेंगे और राज्य सरकार पर किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए दबाव डालेंगे। संगठन के नेताओं ने कहा कि फरवरी में केंद्र सरकार के साथ हुई 4 दौर की वार्ता में उन्होंने दक्षिणी भारतीय किसानों से जुड़े मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर संगठन का विरोध प्रदर्शन 13 फरवरी से 4 स्थानों पर चल रहा है और तब से हजारों किसान सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि हाल में हुए चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान समुदाय में व्याप्त आक्रोश के कारण बीजेपी को 71 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी। दोस्तों, अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों में बदलाव नहीं करती तो पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र सहित सभी आगामी विधानसभा चुनावों में किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धर्मचारियों की बात नहीं मानने का है परिणाम, चुनावी लाभ के लिए अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया, गर्भगृह में पानी टपकने पर लालू यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह की छत से पानी टपकने की खबर आने के बाद सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि धर्मचारियों ने मना किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने प्रचार प्रसार एवं चुनावी लाभ के लिए आनंद फानन में अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन कर दिया। अब मंदिर के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि जहां रामलला विराजमान है वहां पहले ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा है और मंदिर में बारिश का पानी भर गया है, साथ ही बाकी जगहों पर भी पानी टपक रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। लालू ने आगे लिखा है कि रामपथ में सीवर धंस गए और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई। मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर के निर्माण कार्य पर कहा कि जुलाई 2025 में भी
काम का पूरा होना असंभव है, लेकिन उद्घाटन तो 2 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया। अयोध्या वाले सच जानते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों की भावनाओं का दोहन करने वालों को कड़ी सबक सिखा दिया है। और मीडिया के लोग क्या अब भी वहां उछल कूद करने जाएंगे? बता दें कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि राम मंदिर में गर्भगृह की छत से पानी टपक रहा है। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास के दावे को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गर्भगृह जहां भगवान रामलला विराज है, वहां छत से एक भी बूंद पानी नहीं टपका है और न ही कहीं और से पानी गर्भगृह तक पहुंचा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सभापति ने विपक्ष के साथ किया सौतेला व्यवहार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मुझे नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि वो उच्च सदन में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी का विषय उठाना चाहते थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपमानित करने के लिए जानबूझकर नजरअंदाज किया। खड़गे ने यह भी दावा किया है कि विपक्ष के प्रति सभापति का व्यवहार सौतेला था। उधर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार को घेरते हुए हंगामा किए जाने के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष खड़गे स्वयं आसन के समक्ष आ गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। सभापति ने ये टिप्पणी उस समय की जब विपक्ष के सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे। नीट यूजी से जुड़ी कथित अनियमितताओं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की नाकामी और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्य सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही चर्चा कराने की मांग पर हंगामा कर रहे थे। बाद में खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि गत 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों युवाओं से मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। और उन्होंने कहा कि हम नीट घोटालों पर नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कर पीड़ित लाखों युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं, इसीलिए लोगों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने एक विशेष चर्चा के लिए कहा और हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम केवल छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसका मौका नहीं दिया और इस पर ध्यान ही नहीं दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब क्या सबूत चाहिए? तुरंत गिरफ्तारी हो। राजभर के विधायक बेदीराम पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, एनडीए सहयोगी ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदीराम को लेकर यूपी की योगी सरकार घिरती जा रही है। पेपर लीक को लेकर विधायक बेदीराम का वीडियो सामने आने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि अब क्या सबूत चाहिए। वीडियो में बेदीराम सीएम योगी से भी मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदीराम का एक वीडियो बुधवार से सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो में बेदीराम पेपर लीक करने और नौकरी दिलाने के गुर बता रहे हैं। बेदीराम वैसे पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुके हैं और अब उनका वीडियो सामने आने के बाद सपा समेत विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। बेदीराम से जुड़ा ओपी राजभर का भी एक वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ और इसमें ओपी राजभर जुगाड़ से नौकरी दिलाने की बात कहते हुए बेदीराम की तारीफ कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बेदीराम अब तक लाखों चेलों को नौकरी दिला चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और सबूत के साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब और कौन सा सबूत चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए होगा संविधान का विरोध? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भड़की प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा और कहा कि सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया। दरअसल चुने गए नए सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने जय संविधान के नारे लगाए थे। इनके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी शपथ के बाद जय संविधान कहा और इस बात पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शशि थरूर का साथ दिया और सदन में खड़े होकर कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और अब इसके बाद प्रियंका गांधी ने ओम बिरला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या संसद में
में जय संविधान नहीं कहा जा सकता। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि क्या भारतीय संसद में जय संविधान का नारा नहीं लगाया जा सकता। सत्ता में बैठे लोगों को संसद में असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन जब एक विपक्षी सांसद ने जय संविधान का नारा लगाया, चुनाव के दौरान उभरी संविधान विरोधी भावना ने अब एक नया रूप ले लिया है जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया ब्लॉक में जल्द होगा नीतीश कुमार की वापसी, आरजेडी विधायक का दावा। जी हां दोस्तों, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के चीफ नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक और खास तौर पर आरजेडी को उनसे एक अलग ही उम्मीद है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, जिसके बाद बीजेपी साफ हो जाएगी और बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में वापस आ जाएंगे। इसके बाद बिहार में भी भाजपा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है और उनका दावा साफ साफ है कि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं और चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो अगर एनडीए छोड़ करके, भाजपा को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में वापस आ जाते हैं तो ना ही बिहार की सत्ता एनडीए के हाथ में रहेगी और ना ही केंद्र पर काबिज हो पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री की सीट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है और कभी भी प्रधानमंत्री की सीट जो है मोदी जी से छीनी जा सकती है और केंद्र की सरकार को गिराई जा सकती है अगर इंडिया गठबंधन में वापस आ जाते हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब बिहार के भाजपा नेता अश्विनी चौबे से आगे एनडीए के नेतृत्व को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए को भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे अश्विनी चौबे ने कहा है कि अब की बार एनडीए को बिहार में जो है वो भाजपा को आके लेकर के चलना चाहिए, जो नीतीश कुमार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर वापस नीतीश कुमार ने अगर सत्ता पलट दिया, पलटी मार ली और वापस जेडीयू आरजेडी एक साथ हो गई तो भाजपा को बिहार और केंद्र दोनों जगह झटका लग सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर राहुल गांधी ने इंडिया को कहा धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता बनना सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जिसकी वह पूरी ताकत से निर्वाह करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने देश की जनता से कहा कि नहीं, यहाँ पर आपके लिए हूँ, आपका हूँ। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और इंडिया के सहयोगियों का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद। विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है, यह आपकी आवाज़ बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारा संविधान गरीब, वंचित, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है और हम उस पर किए गए हमलों का पूरे ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में गठबंधन के लगभग सभी पार्टी के नेता शामिल हुए और बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर राहुल गांधी ने संविधान पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेंगे और नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन और पूरे देश को धन्यवाद किया है और भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि अगर अब किसान या वंचित लोगों पे कोई भी ऐसा प्रहार किया जाएगा तो उसको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रोकने की जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो राहुल गांधी की होगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है मध्य प्रदेश सरकार, गलत आर्थिक नीतियों का है नतीजा, कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर के कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी
कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। पहले से ही मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। वर्तमान प्रस्तावित कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर लगभग 4.38 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत यह हो चुकी है कि अब उन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। यह गलत आर्थिक नीतियों और यहाँ पर निर्णयों की देन है। जो दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का आरोप है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार कर्ज लेकर ठेका देना और कमीशन बटोरने में लगी रहती है और जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ ने बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि कर्ज का लोन चुकाने के लिए भी अगर कर्ज लेना पड़े प्रदेश को, तो यहाँ पर जो है वो जो नीति बनाई जा रही है उस नीति में कोई गड़बड़ी है। तो दोस्तों, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को और ज्यादा कर्ज के बोझ में दबाने की बजाय प्रदेश पर मौजूदा कर्ज को चुकाने और कर्ज मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में पहल करें। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और मध्य प्रदेश बुरी तरीके से यहाँ पर कर्ज में डूब चुकी है और कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है मध्य प्रदेश सरकार। और ये सब अगर किसी की गलती है तो ये गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है और इसको लेकर के कमलनाथ ने मोहन यादव सरकार को घेर लिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। नीट घोटाला देश का सबसे बड़ा मुद्दा, एनडीए सरकार छुपाने की कर रही है कोशिश, सचिन पायलट का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नीट परीक्षा विवाद पर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि नीट घोटाला देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। पायलट ने मांग की कि इस घोटाले की जिम्मेदारी लोगों को नहीं बचाना जाना चाहिए। सचिन पायलट ने जयपुर में अपने आवास पर कहा कि नीट घोटाले के कारण लाखों युवा सदमे में हैं। शुरुआत में सरकार का रवैया अड़ियल था, लेकिन बाद में अपनी गलती मान ली। अब जिस तरह से मामले को छुपाने का काम किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार को इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। सचिन पायलट ने मांग की कि इस घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों को नहीं बचाना जाना चाहिए। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से नीट मामले के बाद अन्य परीक्षा रद्द की गई, उससे सरकार की एक व्यवस्थित विफलता साबित होती है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बुनियादी सुविधाओं देने में विफल रही है। हम राज्य में बिजली और पानी की वास्तविक स्थिति देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार की नाकामी है पेपर लीक होना। जो भी पेपर होता है, अब पेपर होने से पहले हमारे देश में पेपर लीक हो जाते हैं और ये अगर नाकामी है तो ये भाजपा सरकार की नाकामी है। आखिरकार केंद्र सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ये हमारे देश के भविष्य की बात है, युवाओं के फ्यूचर की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है और इस पर मोदी सरकार जो है वो मौन धारण किए हुए है। इस पर कोई कार्रवाई भारत सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पहुंची प्रियंका गांधी, कर सकती हैं चुनाव प्रचार। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी राजधानी शिमला पहुंची हैं। शिमला से सटे छरावड़ा में प्रियंका गांधी का निजी आवास है और चंडीगढ़ में सड़क मार्ग से होते हुए प्रियंका शिमला पहुंची। आगामी 2-3 दिन तक प्रियंका गांधी का शिमला में ही ठहरने का कार्यक्रम है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और संभावित है कि प्रियंका गांधी हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्र देहरा, नालागढ़ और हरीमपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार भी कर सकती हैं। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रियंका गांधी का नाम पहले नंबर पर रखा हुआ है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी ने शिमला स्थित अपने घर से कांग्रेस पार्टी के प्रचार की कमान संभाली थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शिमला प्रवास के दौरान प्रियंका गांधी उपचुनाव को लेकर के कुछ नेताओं से फीडबैक लेंगी और आवश्यक दिशा निर्देश भी सरकार और संगठन को जारी करेंगी। तो दोस्तों,
यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी जो हैं वो शिमला पहुंच गई हैं और कर सकती हैं चुनाव प्रचार, जिसके बाद हिमाचल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चाहे वो लोकसभा हो, चाहे इससे पहले हुए हर राज्य में विधानसभा हो, चाहे हिमाचल में हुआ विधानसभा चुनाव क्यों ना हो, प्रियंका गांधी ने जैसे ज्यादा स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार प्रसार किया था, जनता से मिली थी, वोट मांगने के बाद कांग्रेस को जिताने का काम किया था, उससे पता लगता है कि यहाँ पर भाजपा को रोकने का काम अगर हिमाचल प्रदेश में कोई कर सकता है तो वो प्रियंका गांधी कर सकती है।